मैंने तो आपका पूरा जो है एक जो फ़ेसबुक पे जो चीज़ लगी हुई थी, एक पोस्ट लगी हुई थी, उसको मैंने पूरा पढ़ा और स्टडी किया और मुझे दिल दिल से बड़ा मुतमईन हुआ कि यार किसी ने तो ये स्टेप लिया, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर जब एक एक जमे कफ़ील एक बंदे के ऊपर तारी हुआ हो और उसके अंदर एक बंदे का अंदर घुस के चले जाना, यानी ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं अबे यार जाने दे, अपना मैटर नहीं है। तो आपने ये मतलब आपके दिमाग में कैसे ख़्याल आया कि यार क्या हो रहा है, मुझे क्यों बचाना चाहिए? दरअसल ये वाकया जो था गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 मौसमियात के पास मेरा स्टोर है जैनन बैनी के नाम से। हुँ। हस्बे मामूल मैं अपनी वाइफ के साथ स्टोर पे आया मगरिब के बाद। तो चलता फिरता रोड है, बराबर में मस्जिद है, सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन अलग हो रही है वहां पर। तो बड़े जोरदार थप्पड़ की आवाज आई थी और शोर शराबा चल ही रहा था। तो मैंने कहा अपनी वाइफ से कि यार किसी ने बड़े जोर से थप्पड़ मारा है किसी को। तो देखा तो जो हमारे मॉल के जो मेंटेनेंस सुपरवाइजर है वो मस्जिद से बाहर कुछ लोग थे और वो गुत्तम गुत्ता हुए हुए थे। मैंने कहा जाके देखते हैं मामला क्या हुआ है, क्योंकि वजह ये है कि जब आप किसी की रफाकत होती है, 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, तो दोस्ती का एक हमारे यहाँ पैरामीटर सेट हो जाता है। और कि कहीं पर भी इलाके का बंदा हो, मोहल्ले का बंदा हो, किसी का कोई मसला होता है तो अगर जानते हैं शक्ल से भी तो हम आगे बढ़ते जरूर है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ कोई मसला हो गया है। वो देखने के लिए मैं गया था। तो अब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चोर वगैरह पकड़ लिया है, जेब कतरा होगा जिसको मार मार रहे हैं। वो- जब मैं वहां करीब गया तो वो मेंटेनेंस मैनेजर मुझे क्रॉस कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा यार तुम्हारे किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है? कहने का नहीं भाई, वो एक बंदा है, पागल है, वो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहा है। ओ माँ। तो मेरी नजर में तो पहली दफा ऐसा केस सामने आया, मैंने तो अभी तक सुना ही सुना था मैंने। बस एक पता नहीं क्या हुआ मुझे कि इसको देखना चाहिए। और कराची में कभी ऐसे कोई सिलसिला हुआ नहीं है, बल सियासी तौर पे मजहबी तौर पे झगड़े होते रहे, मगर ये वाक्य को लेके कभी हमारे सामने कोई हादसा नहीं हुआ है। तो मैं फौरी तौर पे उस मजमे में दाखिल हो गया। ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा बड़ा मजमा नहीं था। वो जो मस्जिद से कुछ लोग निकलते हैं, फिर दो चार राहगीर जमा हो जाते हैं, इस तरह से मैं उसके भी दरमियान पहुंच गया। तो वो मौलवी साहब जो है वो बड़ा जोर शोर के साथ उससे बहस भी कर रहे थे, धक्के भी दे रहे थे, उसको मार भी रहे थे। तो मैंने पीछे हटाया कि भाई क्या हुआ मसला, क्योंकि वो बंदे की जो कंडीशन थी ना वो नॉर्मल नहीं थी और मुझे लग रहा था कि वो इस वक्त अपने सेंस में नहीं है। मौलवी साहब का कहना ये था कि जी अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं है, रसूल हमारा है। तो जब सामने किसी ने मुझे ये बात बोली तो मुझे ये हुआ कि उस्ताद ये ऐसा ना हो कि ये एक केस और बन जाए। वजह ये कि वाकई का इल्म किसी को भी नहीं है, ना मुझे तो खैर था ही नहीं कि हुआ क्या। मुझे एक बंदे ने बताया तो मैं वैसे मजमे में आ गया। मैंने उसको पीछे किया। अब वो जो मौलाना थे ना, वो 3-4 जो उनके साथ थे लोग, वो शायद मौत को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा रसूल है और अभी मरे नहीं है। वो बंदा जो है जब उसने ये कहा कि यार मैं कैंसर का मरीज हूं, भूखा हूं सुबह से, तो मुझे मार रहे हो, तो दिल में आया कि ये केस कुछ और हो सकता है। मस्जिद में क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता। मैंने फिर उसको धक्का दिया, मौलाना को, कि यार ये तुम बार बार मेरा मेरा क्या लगा, मेरा भी रसूल है, हम भी मरे नहीं है। अगर यही मामले को उठाना ही है इतना और उसे भड़काना है तो ये कोई तरीकेकार नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि आपका हुलिया ऐसा है कि हम आपसे उम्मीद नहीं रखते इस चीज के कि आप इस तरह हुँ। से लोगों के साथ करेंगे। और एक एक मोतबर शख्सियत के नाम पर मैंने लोगों से कहा कि भाई इनका भी तो रसूल है, इनका भी रसूल है। वो भी खड़े देख ही रहे हैं ना, अभी भड़का तो कोई भी नहीं, इश्तियाल में कोई भी नहीं आया। तो फिर मैंने पब्लिक से कांटेक्ट किया कि भाई आपका नहीं है, आपका नहीं है, हमारा है। अगर रसूल अल्लाह यहाँ होते तो क्या करते? मैंने कहा बीमार है बेचारा, बीमार है, वो खुद कह रहा है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, मैं सुबह से भूखा हूँ, तुम मुझे मार रहे हो। अब अल्लाह बेहतर जाने कि क्या उसके साथ है, पहले तो उससे हम मालूम करें ना कि क्या है। अगर वो जिस तरह की कंडीशन में था, मगर मैंने नहीं देखा कि उसने कोई ऐसी बात की हो, करने चाहता या वो जिस इरादे से आया था तो वो उस वक्त भी कर सकता था। अब तो बाहर का मामला है, अब तो पब्लिक और ज्यादा जमा हो सकती है। हुँ। एक खुदकुशी करने आ गया बंदा। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम इधर साइड में आओ, मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ।
पहले इससे मसला देखो। लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि भाई ये कैंसर का मरीज है, इसको भूखा है, पहले इसका मसला तो देखो यार है क्या। तो उसको लेता हुआ मैं होटल की तरफ आया था। पीछे जो है वो शायद काम कर गई मेरी ये बात कि अगर रसूलुल्लाह यहाँ होते तो वो क्या करते। एक सवाल था, हर किसी के दिल में आया होगा। उन्होंने उनको तो मौलाना को तो चलता कर दिया। बहरहाल उसको लाके मैंने बिठाया, पानी पिलाया, मुंह धुलाया, उसका खाने के लिए मंगवाई चीजें। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया। खा जिस तरह से वो खाना खा रहा था, मुझे लग रहा था कि यार वो वाकई शायद सुबह का नहीं होगा, 3 दिन का भूखा होगा। बहरहाल वो जब सब चीजें उसकी नॉर्मल हो गई, पब्लिक थी, कुछ पब्लिक जो है वो पठान के होटल की वजह से उसने बोला भाई रश नहीं लगाओ, चलो आगे बढ़ो। जैसे हमारी अमूमन होता है कि चलो भाई आगे अपना अपना काम करें। इस तरह की सपोर्ट मुझे मिल गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आखिर वाकया हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम यहाँ कैसे आए, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो। तो बोला जी मैं फला गोड में रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ आपका। कहने लगे जी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया, तो तब काम धंधा है नहीं मेरे पास। तो मुझे सुबह से कुछ लोगों ने बुलाया था, यहाँ पर मुझे किसी ने टाइम दिया था, तो मैं यहाँ पर आके उसका इंतजार कर रहा था। तो सलानी नजर आ गया तो मैं वहां चला गया खाने के लिए। मुझे सुबह से भूख लग रही थी, पैसे वैसे मेरे पास है नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर क्या हुआ भाई। कहने लगे कि उन्होंने कह दिया कि हमारे पास खाना नहीं है। समझ में आता है कि जी दोपहर का खाना शाम में फौरी नहीं मिल सकता और रात का खाने में उनके कोई ना कोई टाइमिंग होगी। कहना वो खुद तो खा रहे थे, मुझे नहीं खिलाया उन्हीं ने। मैंने कहा फिर क्या किया आपने। कहना भाई मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। तो मैंने सामने देखा मस्जिद है, मैं मस्जिद में मुंह हाथ धोने के लिए आ गया। मस्जिद आता है बंदा जब बीमार है या ऐसी कुछ उसके साथ कंडीशन हो जाती है, ऐसे में अमूमन लोगों को लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, थोड़ा लेट भी जाते होंगे। वो कहने लगे मैं मुंह हाथ धो रहा था, तो मैंने सर पे पानी डालने के लिए नलके में सर नीचे कर दिया, तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़ के जो खींचा। मुझे इतना याद है कि मेरा सर नलके पे बड़े जोर से लगा था। उसके बाद की स्टोरी मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन उसका ब्लड प्रेशर हाई हो पहले से होगा, मजीद हो गया होगा इस चोट की बात। वो क्या आपस में उनकी कोई बात भी हुई। कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ बैठा हुआ, तो आप लोग बैठे हुए हैं और सामने, यानी कि उससे बीच का जो फेस था वो उसको याद नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये जो लोग खड़े हुए हैं इनमें से किसने आपको मारा, बताओ जरा, मैं इनसे जरा पूछूं भाई क्यों मारा तुमने। कहने लगा नहीं मुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा ओ। तो जो उसने ये बात बोली, मैंने कहा ये अपने इसको याद ही नहीं है कुछ। मैंने कहा फिर भी किसी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो याद होगा। कह रहा नहीं नहीं किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे नहीं मारा। और जबकि वो मेरे सामने पिट रहा था। उस वक्त जो थप्पड़ की भी आवाज आई, उस वक्त जो लोग गुत्तम गुत्ता थे, जो मैं दूर से देख रहा था, तो उसमें यकीनन इनकी धुलाई ही हो रही थी। मैंने कहा बहरहाल, मैंने कहा भाई लोगों का कहना यह है कि आपने कुछ गलत हरकत की है। तो अब वो मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा खास तौर पे तो ये कह रहे हैं कि आपने रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा है। क्योंकि लोग खड़े हुए तो थे, वो अब जो जान पहचान वाले होते हैं, कुछ वो थे, कुछ बाहर के लोग थे जिनको मैं नहीं जानता था। वो ये मुझसे अब उनको भी दिखाना था, जाहिर सी बात है भाई, पूछ गुछ तो करनी है हमने, जो एक तरीकेकार होता है। उस पर कहने लगा कि वो बिल्कुल ना मेरी शक्ल दिखने लगा कि पता नहीं कोई मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ इस बात को लेके। सही ऐसा तो नहीं कि मैं उस पर कोई इल्जाम देना चाह रहा हूँ या ये अब मेरे साथ वो कार्रवाई करें। उसको वो वाला फेस तो याद ही नहीं है कि हुआ क्या आखिर। मैंने कहा इस तरह की बात है तो क्या आपने की है। तो वो बिल्कुल अनजान था। मैंने कहा यार बात ये है कि भाई अगर आपने की है, बात तो मैंने भी बढ़ानी थी ताकि उसको समझा मंझा के चलो आगे करो, और जो लोग खड़े हैं वो भी तसल्ली हो जाए इनको कि भाई हाँ बाकायदा बात की है। मैंने कहा फिलहाल यहाँ को गवाह नहीं है और मैंने आपको सुना नहीं है, मगर ऐसा लोगों का कहना है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, कहते हैं ना कि आपको पता नहीं है, आपको होश नहीं था, या कोई बात हुई जिसपे ये बात निकली आपने उसका बेध्यानी में, तो उसका बेहतर हल यही है कि भाई आप अल्लाह से तौबा कीजिए इन सबके सामने, ताकि गवाह रहे, माफी मांगिए बस। तो उसने बहरहाल मेरी बात पे अमल किया। कहने लगा अगर मुझे ऐसा मैंने कुछ किया है तो भाई मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैंने कहा ठीक है। रात का खाना उसको पैक करवाया। उसको कह रहा मैंने खाना खा लिया, मुझे जरूरत नहीं है। कुछ लोग आगे आ गए, एक साहब आगे आए, उन्होंने कहा यार पैसे इसको दे दे जरा। मैंने कहा आप अपने हाथ से दे दीजिए, मदद करना चाहते हैं तो। मैंने कहा यार दवाइयाँ वगैरह ले लेगा। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। मैंने भी कर दिया। 2-4 और लोग थे, वो भी बेचारे आ गए। रहम, अब देखें रहम दिली पैदा होना शुरू हुई। 180 डिग्री पे चीज चेंज हो गई ना, बिल्कुल चेंज हो गई। कहाँ तो जी धुलाई हो रही थी और कहाँ एकदम से जो है वो सब इंसानियत के उस पे आ गए।
तो उन्होंने मदद की। मैंने कहा भाई अब आप जाएं जहां जाना है आपको। कहने मैं यहाँ से आया था तो मैं यहीं से जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। वो चला गया। हालांकि एक बंदा और भी था, वो उसको ऑफर कर रहा था कि मैं तुम्हें कहीं नौकरी पे लगवा देता हूँ, वो गार्ड्स वगैरह की नौकरी के लिए। वो कह रहा था कि भाई मैं सुबह 12 घंटे नहीं खड़ा सकता। और हकीकत है कोई बीमार बंदा हो खास तौर पे इस तरह की, वो नहीं बर्दाश्त करता 12 घंटे बहुत। और गार्ड की नौकरी तो बहुत मुश्किल चीज है भाई इस वक्त। वो कोई छुट्टी भी नहीं है, और बीमार हो गया तो कंपनी वैसे निकाल देगी। वो कोई मेडिकल वगैरह तो उनका होता ही नहीं है। बहरहाल वो आपस में बात बात कर रहे थे, तो वो थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता चली, क्योंकि मैं पीछे बैठ के खुद भी चाय पीने लगा होटल पे कि ये जितनी देर में खाना ना खाएगा, और ये फिर उसको हमने रवाना भी करना है। तो ये केस मैंने बहुत तेजी के साथ निपटाने की कोशिश की थी। उसकी कुछ वजूहत थी जो कराची में कभी ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ हर किसी को भड़का भी दिया जाता है, किसी और मामला कुछ और होता है, पता कुछ और चलता है। मैं सामने आई विटनेस हूं नहीं कि वो उस वक्त भी गुस्से में था, वो कर सकता था, उसने किया नहीं। मौलानाओं का चले जाना भी एक सवालिया निशान था, क्योंकि ये जो गए वापस ना आ जाए 50-60 लेके। फिर आने वाला जो मॉब होता है वो बात करने नहीं आता, वो सिर्फ मारने के लिए आता है। तो मेरी अपनी जान को भी खतरा था। दूसरी बात है बिजनेस है लोगों के वहां पर। अब जब मॉब जमा होगा बड़ा 500-600 के करीब, तो वो खाली इसको तो निपटाएगा। फिर इर्द गिर्द हमारे यहाँ ऐसी चीजें होती हैं कि जी लूटा मारी भी शुरू हो जाती है। फिर आगे मार्केट का भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी जब ये वाकया अगर हो गया, उसके बाद क्या रिएक्शन आने वाला है अवाम की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कोई रुख नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से इस केस को मैंने जल्द से जल्द खत्म करके फारिग कर दिया। इसके बाद जब ये आपने इसको रवाना किया, तो मौलाना हजरात जो थे उन उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनका उनके साथ? देखा नहीं इतना कि वो कोई नजर आया उसमें से कोई मुझे। हकीकत है मुझे ऐसा, क्योंकि मैं होटल अभी भी जाता हूँ, चाय पीता हूँ, कभी मैं वहां पर पान की केबिन पे चला जाता हूँ, तो छालियाँ वगैरह ले ली मैंने। मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। जो एक शक्ल जो थी थोड़ी बहुत मुझे जो याद थी, जो खास तौर पे मैं बार-बार कह रहा था, वो मुझे दोबारा नज़र तो नहीं आया। तो कितने दिन हो गए इस इंसिडेंट को? ये 17 तारीख की बात है। 17 तारीख को शाम समझे कि 6 बजे के बाद, जो मगरिब की नमाज़ के बाद जो लोग निकलते हैं, उसके बाद ये 6:15 कर लें, 6:20 कर लें, बस हमने 7 बजे तक ये मामला निपटा दिया। बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि जो उसकी मेन गेट पे, जो सिटी टावर का जो रेज़िडेंट मेन गेट है, उसपे एक कैमरा लगा हुआ है, जो कि वो मस्जिद को इतना कैप्चर कर रहा है कि जहाँ पर उसको लोग मार रहे हैं, फिर मार के आगे ले जाते हैं, फिर मैं जॉइन करता हूँ, तो ये फुटेजेस सारी नज़र आएँगी। तो मैंने बहुत से लोगों से दरख्वास्त भी की कि अगर ये शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की फुटेजेस निकल आएँ और 17 अक्टूबर को, तो वो कम से कम महफूज कर लें, ताकि ये इंसिडेंट का आपके पास एक बाकायदा सबूत मौजूद हो।